ठीक है अमित, सबसे पहले लास्ट वीडियो के लिए थैंक यू। जो लोग भी देखे उस लास्ट वीडियो को, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि वो वीडियो लगभग 5000 लोग देख चुके हैं। जब शुरुआत किए थे तो ऐसा तो नहीं लगा था कि 5-6000 लोगों तक वो पहुंचेगा वीडियो। कि दरख्तों से पूछा कि जिंदगी कैसी है, तो दरख्तों से जब पूछा कि जिंदगी कैसी है तो उसने कहा, ठहरे रहे तो मेरी जैसी, वरना फिर हवाओं जैसी है। वाह वाह। तो ठीक है, बिल्कुल इसी नोट पे हम लोगों ने ये सीरीज भी शुरू किया है, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में इस तरह से हो गए हैं कि हम लोग दूसरे फील्ड के बारे में जान नहीं पा रहे थे। तो ऐसा लगा कि हम लोग के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग हमको एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे फील्ड के प्रति बता सकते हैं। अमित, सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर जो हमारे मन में कुछ मिथ रहता है कि आरामदायक जॉब है, लोग बैठे रहेंगे, तो इसका जवाब क्या है? देखो बात क्या है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में एक धारणा बन चुकी है लोगों को कि अगर नौकरी सरकारी हो तो सिर्फ जिंदगी में एक नौकरी लेने के लिए, ऐसी धारणा लोगों की है कि एक बार अच्छे से कर लो फिर सारी जिंदगी आराम से कटे। लेकिन ये बात सरासर गलत है और बेबुनियाद है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसका ज्यादा काम चोरी करते हैं या फिर वो काम को सही ढंग से नहीं करते, अपना ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली नहीं निभाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कारण ये देश चल रहा है और ये देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, जैसे कि मैं डायरेक्ट टैक्सेस में हूँ और डायरेक्ट वो काफी अच्छे, मतलब 15% 16% ऐसे करके इस ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो लोग काम कर रहे हैं तभी ये ग्रोथ है, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होता। वही मैं भी सोचता हूँ कि लोग ये कहते तो हैं, पर एक चीज है कि अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो इतना बड़ा एक सिस्टम जो चल रहा है पूरे देश का, वो कैसे चल रहा होता? अमित, एक तो ये कंपटीशन जो होता है, परसों दिन तुम्हारे से बात करने के पहले मैंने एक रिव्यू देखा। अभी 2019 का तो डेटा नहीं था मेरे पास। 2018 का डेटा ये बताता है कि जो भी लोग इंडिया में ग्रेजुएट हैं, 10 में से 7.3 आई थिंक 73% लोग एक न एक बार लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के लिए अपियर होते हैं। तो 73% of Indian population is trying to enter in this, whether they are not well prepared or because of any reason they are not entered. So ये 73% लोग compete करते हैं किसी चीज के लिए। आई थिंक द सबसे बड़ा कंपटीशन इसी क्षेत्र में है। है भारत के साथ, भारत युवा देश है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो युवाओं की है और जो युवा है उनको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। और हर क्षेत्र में भारत में एक और चीज क्या है, भारत में वोकेशनल कोर्स या फिर टेक्निकल कोर्स का काफी कमी है। हमारे यहाँ कॉलेजेस में तुम जान रहे होगे, या बहुत सारे सरकारी कॉलेजेज हैं जो नॉर्मल आर्ट्स या साइंस की पढ़ाई कराते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो नहीं होता, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस लोगों के पास कुछ नहीं होता। फिर कहो कि लोगों में कोई ऐसा चीज नहीं होता जिससे वो कुछ अलग कर सके, मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है लोगों में। मेरी बात कर लो, मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज कुछ ऐसा चीज जानकारी नहीं था, नॉर्मल जो जानते हैं बस उतना ही, कुछ मैं किसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था। ऐसे मेरे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में उनको सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, उसके अनुसार तैयारी करनी होती है। उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जैसा कि तुम जान रहे हो, सो कॉल्ड लाइफ सिक्योर। अच्छा, तो 10th के बाद ऐसा कोई सिक्योर होना का है क्या कि वो 10th के बाद वो स्ट्रीम चुने गवर्नमेंट जॉब जो प्रिपेयर करते हैं, कि कोई स्ट्रीम को ज्यादा बेनिफिट मिलता है किसी भी खास करके जनरल प्रिपरेशन के लिए? आज के जमाने में अभी जो भी सरकारी वैकेंसी निकल रही है, अब हर जगह पे टेक्निकल टर्म कुछ ना कुछ रूप से है, क्योंकि बिना टेक्निकलिटीज के अब आप नहीं आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट जॉब यदि आप जाते हैं तो एटलीस्ट आपको दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है वो ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहला आपको इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए और दूसरा कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
बिल्कुल। यदि इंग्लिश और कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, ये जो आप तैयारी करते हैं उसके अलावे, हम्म। ये दोनों आपको आपके जॉब में आगे बढ़ने, लोगों से बहुत जानकारी लेने, जानकारी देने, इसमें मदद करेगा। व्हेन टू स्टार्ट जैसा कोई टाइम है क्या, कि मतलब कब शुरुआत कर देनी चाहिए अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो? अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रिपेयर कर ही रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे सही समय होता है, आप अगर दिमाग में ये रखा हुआ है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो इंटर के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। ऐसे बढ़िया से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही सोचे। पहले तो मैं ये कहूंगा, पहले किसी ना किसी टेक्निकल फील्ड का जानकारी लेना ज्यादा सही है। अच्छा, मैनेजिंग फेल्यूर के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में फेल्यूर लगातार होते हैं, मतलब 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, मैंने कई लोगों को देखा है अटेम्प्ट देते हैं 28-29 के बाद सिलेक्ट होते हैं। तो वो जो फेल्यूर होते रहता है और आसपास में उसको कैसे मैनेज करना, मेंटल कैसे मैनेज होता है, उसको कैसे मैनेज कर किया जाए? देखो, गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि वैकेंसीज काफी कम है, बिल्कुल। बहुत कम, और उसको देने के लिए, उसको अपेयर करने के लिए लोग काफी ज्यादा हैं। तो हम्म। यहाँ पे बात आ जाता है कट ऑफ का। तो जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, लोग उतना ही हम्म। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सही बना के आएंगे, और इसके कारण कट ऑफ है वो काफी हाई जाता है। तो जो एवरेज बच्चे होते हैं, या फिर जो जो उतना उनसे कोप अप नहीं कर पाते, उस तरह से नहीं आगे मार्क्स ला पाते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में एक ही मैं चीज कहूंगा कि आप अलग अलग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ना करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एसएससी का सीजीएल का तैयारी करते हैं, तो सिर्फ सीजीएल पे ही फोकस करें। यदि सीएचएसएल का करते हैं, तो सीएचएसएल पे ही फोकस करें। यदि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की ही तैयारी करें। रेलवे वाले सिर्फ और सिर्फ रेलवे की ही तैयारी करेंगे। हाँ, आपका दायरा जो है मैंने मैंने नौकरी ये पाने का, भी वो बहुत घट ज्यादा जरूर वो देखा भी गया है कि जो लोग गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं वो बीपीएससी भी अपियर हो रहे हैं, एसएससी भी अपियर हो रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, बैंकिंग भी देने लगते हैं। तो वो शायद वो फेल्यूर का जो डर होता है, शायद उसको वो कवर करने के लिए कहीं कुछ हो जाए वाला सिस्टम शुरू हो जाता है, और फिर फैमिली प्रेशर तो है ही। बात क्या है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हमारे देश में हमेशा से रहा है, अभी भी बढ़ा हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो एक अनएम्प्लॉयड जो बंदा है, आप ये मान के चलो कि वो आसमान से गिर रहा है, और रास्ते में ठीक है। उसको कोई ना कोई चीज ऐसे चाहिए जिसको वो पकड़ के बस हैंग करे, जस्ट टू सेव हिज हम्म। लाइफ, वो लटकना चाहता है। तो हम्म। होता क्या है कि अभी रेलवे की वैकेंसी निकली, तो लोग रेलवे का फॉर्म भर देंगे और रेलवे की तैयारी में जुट जाएंगे। 3 महीने बाद एसएससी की वैकेंसी निकल जाती है, तो लोग उसकी तैयारी करने लगते हैं। पता चलता है कि उसके 2 महीने बाद तो बैंक की वैकेंसी हम्म। आ गई, तो लोग बैंक में लग जाते हैं। तो एक चीज पे फोकस नहीं हो पाता, जबकि इन सभी का सिलेबस काफी अलग होता है, एग्जाम लेने का तरीका काफी अलग होता है, और थिंकिंग एबिलिटी जो उसमें अलग अलग लोग बैठते हैं उनकी काफी अलग होती है। तो आप मतलब एक साथ सबकी तैयारी नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और लोगों को ये समझना चाहिए। अच्छा अमित, एक चीज में जो तुम्हारा गौर करता था, हम लोग देखते थे कि तुम्हारे पास सारे व्यस्तताओं के बाद भी स्टेशन पे चाय पीने का वो टाइम जो था, तुम्हारा एक फिक्स टाइम था, उसका क्या कहानी, वो कैसे चलता था? मतलब वो समय में हमेशा देखता था तुम वहां पर अवेलेबल होते थे। इसके पीछे ये बात है कि सब लोग दिन भर तो बिजी रहते हैं, मैं पढ़ने पढ़ाने में बिजी रहता था। मेरे कुछ दोस्त थे, हाँ, हाँ। एक दो का शौक था, कुछ पढ़ाई करते थे, कुछ दोस्त लोग, मतलब सब लोग बिजी रहता था। तो हमने चुना था कि हाँ, 7 से 9 या 7:30 से 8:30, मतलब ये जो 2-1 घंटे, ये 1 घंटे हम हाँ। लोग मिलेंगे। और चूंकि मिलने का, जहानाबाद तुम्हें पता है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा जगह तो है नहीं। हम लोग रात को, हम्म। जनरली शाम होता होता तो भीटी या एरोड्राम जाते, लेकिन रात था, हम हाँ, लोग के पास समय नहीं था। तो हम लोग ऐसा हाँ। जगह जान जाते थे जहाँ पे सभी लोग मिले और थोड़ा हंसी मजाक हो। तो वो विंड आउट होता है, वो जब आप थोड़ा दोस्तों से मिलते हो, थोड़ा तो बातचीत करने से वो जो है ना, वो मन खुश होता है। तो ये है, उस समय काफी दोस्त हुआ वो करते थे, और कंटिन्यू हम रहा, लोग लेकिन मैंने देखा वो कंटिन्यू रहा, वो मिस करते होगे वहां बिल्कुल पे। अभी भी हम लोग जहानाबाद जाते हैं तो स्टेशन जरूर जाते हैं शाम को। अच्छा अमित, ये इनकम टैक्स जॉब को अगर जिस्ट में थोड़े में, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट ही है, हाँ, थोड़े इसमें में अगर समझाना हो तो कैसे समझाओगे इनकम टैक्स जॉब जो तुम्हारा ये है? इनकम टैक्स जनरली, पहले तो टैक्स समझना पड़ेगा। हाँ। जब हम किसी देश में रहते हैं, तो इस हम्म। देश का रिसोर्स रिसोर्स यूज करते हैं। तो अब देश के पास
पैसा कहाँ से आएगा? देश तो बिजनेस नहीं कर रहा है, तो देश को वो पैसा हम लोग देते हैं टैक्स के रूप में। तो टैक्स देश को मोस्टली दो तरह से जाता है, और भी टैक्सेस हैं लेकिन मेनली दो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम टैक्स है, और भी टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, मैं उतना में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इनकम टैक्स बोल रहा हूँ। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी है, जो कंज्यूमर डायरेक्टली शॉपकीपर को देता है, शॉपकीपर अपने ऊपर वाले को, और वो जो है कंपनी को, कंपनी सीधे सरकार को देती है, उसको जीएसटी बोलते हैं। लेकिन जो इंसान इंडिविजुअल, मैं अपने इनकम से सरकार को देता हूं, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। तो हर इंसान जो अपने इनकम पे, हर कंपनी, हर फर्म, हर बिजनेस, जब भी आपके पास कुछ इनकम आता है, आपको सरकार को उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो देना पड़ता है, वो इनकम टैक्स है। उसका तो स्लैब है। तुम्हारे जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या है? जॉब प्रोफाइल जो है वो मेनली क्या है? मैं अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हूँ, जैसा कि नाम बोल रहा है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। मेरा मोस्टली काम है इंस्पेक्ट करना चीजों को, कि कोई बिजनेस जो है वो सही से काम कर रहा है, सही से रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं, वो सही से बुक्स मेंटेन कर रहा है कि नहीं, यदि रिटर्न फाइल किया है तो उसने रिटर्न में चीजें सही से दिखाई हैं कि नहीं, या फिर कभी किसी को अगर हमें लगता है कि उसने गलत दिखाया है तो उसको सम्मन्स देना, उसको नोटिस देना, उसको बुलाना। खैर अभी तो ऑनलाइन बहुत चीज हो गया है, तो उसको ऑनलाइन सबमिशन मांगना, उसके बुक्स चेक करना और इंस्पेक्ट करना चीजें सही है नहीं, या फिर कभी सर्च हुआ, कभी सीजर हुआ, कभी रेड हुआ, तो वहां जाना और चीजों का जांच करना। मेनली मेन काम है इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्ट करना, इंक्वायरी करना। अच्छा, इनकम टैक्स को लेकर एक डर होता है लोगों के मन में, वो डर क्या है? नहीं, इनकम टैक्स को लेके उन्हीं के मन में डर होता है जिन्होंने इनकम टैक्स छुपाया है। जो सही से इनकम टैक्स अपना देंगे वो उनके मन में डर नहीं रहेगा। मैं सिंपल एक बात करना चाहता हूँ, लोग वो बोलते हैं ना राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये सब नहीं, आप कुछ मत कीजिए, आपको झंडा उठाने का जरूरत है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आप अपना टैक्स सही समय पे ईमानदारी से दीजिए, ये देश के लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। तो एक अभी टर्म आया है अभी, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन करके, वो क्या है? अगर थोड़ा सा शब्दों से बताया जाए तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन क्या है? क्या है ये? गवर्नमेंट का क्या नया शुरू किया जा रहा है ये? एक्चुअली इसका पूरा टर्म का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ओके। हाँ, तो इसमें क्या है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन में, कि पहले क्या होता था कि जनरली क्या होता है, हम सभी का जैसे कोड होता है, अपना एड्रेस के साथ एक जिप कोड होता है, वैसे ही हमें जब हम पैन देते हैं तो हमारा पैन का एक नंबर होता है। तो पैन नंबर जो है वो कहीं ना कहीं उसका जुरिस्डिक्शन होता है, कहीं ना कहीं। जैसे जहानाबाद में इनकम टैक्स का ऑफिस नहीं है, तो मोस्टली जहानाबाद के लोगों का, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो गया है जुरिस्डिक्शन, मतलब हमारा असेसिंग ऑफिसर। तो कई बार ऐसा होता था, सरकार को ऐसा लगता था कि कभी किसी का रिटर्न स्क्रूटनी में आता है, जनरली ऐसा नहीं होता। स्क्रूटनी मतलब जब आप रिटर्न फाइल करते हो, यदि आपके रिटर्न में कुछ गलती है तो कंप्यूटराइज्ड तरीके से आपका रिटर्न छटनी होता है, सिलेक्ट होता है स्क्रूटनी के लिए। मतलब कि आपके रिटर्न में आपने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो शायद आपने जो लिखा है, आप जो प्रूफ कर रहे हो, उसे मेल नहीं खाती। तो जब आपका उसके बाद आपका केस जो है वो आपके ऑफिसर के पास जाता था, आपको ऑफिसर आपको बुलाता था, आपसे सबमिशन मांगता था। इससे टैक्स पेयर को काफी प्रॉब्लम होता था, उसे बार बार जाना पड़ता था असेसिंग ऑफिसर के पास, 4-5 बार जाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। इसके लिए सरकार पेरेंट टैक्सेशन लेके आई है, मतलब अब कभी किसी भी टैक्स पेयर को किसी इनकम टैक्स ऑफिस में नहीं जाना है अपने किसी असेसमेंट वर्क के लिए। सारा काम वो अपने ई फाइलिंग पोर्टल से कर सकता है। अगर उसका केस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको है वो अपलोड कर सकता है, और उसको जाना ही नहीं है किसी भी ऑफिसर के पास। एक और चीज, जो इनकम टैक्स से आपके पास लेटर आएगा, अब वो लेटर रहेगा, मतलब उसके पास उसके ऊपर डिन रहेगा, DIN, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप इसकी जांच ई फाइलिंग पोर्टल पे भी कर सकते हैं। यदि वो डिन दिखा दिया वैलिड, मतलब इनकम टैक्स वाले ने भेजा और बिल्कुल सही लेटर है वो, तब आप उस लेटर का जवाब दें।
यदि अन्यथा कोई भी साइन करके कुछ भी लेटर दे उसका जवाब ना दें जब तक कि डील नहीं वैलिड देना। ना हो। कोविड-19 जो एक चीज लेके आया, वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट ऑफिसेस को बड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि आईटी सेक्टर तो घर में बैठ के कर सकता था, पर हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ कि घर से बैठ के काम हो नहीं सकता था। तो ऐसे में इनकम टैक्स ऑफिसर्स या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको कैसे कॉप अप किया है कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम को? यार देखो, बात क्या है, आईटी कंपनी जो है वो पहले से वर्क फ्रॉम होम करती थी। या डिपार्टमेंट ने कभी वर्क फ्रॉम होम ट्राई नहीं किया था। तो अचानक से इस तरह की चीजें आना, जो भी पेंडेमिक चल रहा है उसके कारण डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट होना, खास करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए काफी प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो हम लोग को भी काफी दिक्कत हुआ क्योंकि हम लोग का सारा काम फाइल से ही होता है। पर धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट हो गए और अभी ऐसा है कि जब जरूरत पड़ता है हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाती उसके। के लाइफ में जो एक सेटलमेंट का टाइम आता है, जॉब, जॉब के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, हम लोग काफी पीछे हैं तुमसे, और एक डर सा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो उसको कैसे कॉप अप किए, मतलब वो कैसे सब नॉर्मल होते जाएगा जा रहा मेरे लिए शादी एक अलग स्टेप नहीं था, तुमको शायद पता होगा। है? हाँ। हाँ, मैंने जो शादी किया है वो 10 इयर्स पुराना रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप नहीं कर सकते हो, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और अल्टीमेटली करते ही सिंस मैं सो कॉल्ड जो भी कहो सेटल था और पेरेंट्स को लगा कि चलो जब देखना ही नहीं है कोई और प्रोस्पेक्ट तो फिर कर लो। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है। तो और मुझे कुछ अलग नहीं लगा शादी होने के बाद, मैं वैसा ही हूँ, बस एक बच्चा है और कुछ नहीं। अरे भाई तुम लोग ये गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इंडस्ट्री में होती है तो नेपोटिज्म को पीछे छोड़ देते हैं। आप मनो मनोज बाजपेयी को देख लो, राजकुमार राव को देख लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को देख लो। इन लोगों ने अपना रास्ता खुद ही चुना है। इरफान खान को देख लो। बिल्कुल। अमित, एक आते हैं, अब ये मीडिया पे है। कुछ दिन पहले मैं मीडिया में टीवी न्यूज खोला था और ऐसा लगा कि मुझे 15-20 मिनट बाद सरदर्द होने लगा। तो अब न्यूज चैनल शायद वो चैनल नहीं है जहां पर हम लोग न्यूज सुन सकते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? एक शब्द है टीआरपी। तो टीआरपी भी तो ये हम ही लोग बनाते हैं। पूरा का पूरा खेल है टीआरपी का। अब क्या है, जो है वो व्यूअर्स है। टीआरपी जितने ज्यादा व्यूअर्स रहेंगे उसकी रेटिंग उतनी ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा रेटिंग उसको उतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट, जितने एडवर्टीजमेंट उस चैनल को उतनी कमाई। तो ये हम और आप हैं जो उस मीडिया को, उस चैनल को प्रोत्साहित कर रहे हैं वो चीजें दिखाने के लिए, क्योंकि मीडिया को पता है कि हमने एक बार बकवास दिखाया था और उस दिन टीआरपी अच्छी आई थी तो हम बाकी दिन भी बकवास ही दिखाएंगे। हम आप बकवास देखना बंद कर देंगे, उसकी टीआरपी घटेगी, वो खबरें दिखाना। आप राहुल द्रविड़ से मिले थे, वो क्या इंसिडेंट था, वो कैसे हुआ था वो? जब हम लोग जॉब में आते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब जो चुन के आते हैं तो उनके आने के 1-2 महीने के बाद उनकी 12 हफ्ते लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो हमारी ट्रेनिंग जो थी वो DTRTI, डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बैंगलोर में थी। तो अच्छा। वो ट्रेनिंग वहीं रह के करनी होती है, वहीं हॉस्टल था वो, बहुत अच्छा वो हॉस्टल था। मतलब मैंने, और जो एकेडमी भी थी वो काफी अच्छी थी, मैंने कभी वैसे पढ़ाई नहीं किया, तो मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वहां पे बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। तो उसमें से एक हमारे महान क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ भी थे, और मतलब दैट वाज माय मोस्ट लकीस्ट, जो भी मतलब लकीस्ट डे कि मैं राहुल द्रविड़ से मिला, सिर्फ मिला नहीं, सिर्फ देखा नहीं, उनसे बात की, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ फोटो खिंचवाए, उनका ऑटोग्राफ लिया, यहाँ तक कि मुझे सौभाग्य मिला राहुल द्रविड़ को अपनी लिखी हुई कविता सुनाने का। तो मतलब भाई, आई वाज ऑन द 9th क्लाउड। अच्छा, ये अमित, अब आगे क्या? इनकम टैक्स, कैग के बाद इनकम टैक्स, इसके बाद आगे हम अमित को कहाँ, मतलब और कुछ देखने वाले हैं क्या कहीं? अभी तो फिलहाल इनकम टैक्स है। कभी कभी लगता है कि
नौकरी तो नौकरी होती है, मतलब शब्द नौकरी नौकर से बना है, मतलब यू आर वर्किंग अंडर समवन। वाले वक्त में मैं कुछ अलग कुछ करूं, खास करके लिखने के क्षेत्र में या फिर में, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, भविष्य में शायद। बिल्कुल। अब थोड़ा अपने 90s में जो हमारा दौर था जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा एंजॉय किए 90s, जिसको बहुत मिस भी करते हैं, तो 90s का वो ऐसा क्या चीज है जो हम लोग ने एंजॉय किया और आज के बच्चे जो लगता है हमारे बेटे को लगता है कि वो इसको मिलता है तो ये बहुत एंजॉय करता है? सबसे पहला चीज हम लोग 90s में मिस करेंगे, 90s जो भी, वो आउटडोर। या हम लोग घर में नहीं रहते थे, बाहर ही रहते थे। बिल्कुल। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मुझे पता है तुम विकी लोग काफी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फिर भी मैं जाता था बाहर, बाहर रहता था, बाहर घूमता था दोस्तों के साथ। आउटडोर सबसे ज्यादा मिस करेंगे वो। अरे ये स्मार्टफोन हम लोग के जमाने में अगर होता तो शायद फिर हम लोग भी 90s को एंजॉय नहीं कर पाते। करेक्ट। अगर स्मार्टफोन होता तो शायद हम लोग स्ट्रगल भी नहीं कर पाते, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हर चीज जल्दी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए। मतलब वो, हम लोग के अंदर वो पेशेंस होता था, और वो वेट करते थे चीजों के लिए, लेकिन अभी वो पेशेंस नहीं है, वो वेट नहीं, मतलब तुरंत होना चाहिए हर चीज। अमित, स्मार्टफोन का एक जमाना एक ही। इंसिडेंट मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने अभी मेरा भाई छोटा आया हुआ, उसका 10th बोर्ड चल रहा है, उन लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो मैंने उसे यहाँ बुलवा लिया है, ले आया था। तो क्या हुआ कि इसके मैथ्स के जो हम लोग को याद है, मैथ्स में जब डाउट होते थे तो हम लोग शाम को कृष्णा पाठक के पास जाते थे, वहीं पर सोल्व होता था। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था। इन लोगों के पास डायरेक्ट क्वेश्चन को गूगल करते हैं और डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 3 यूट्यूब पे डालेंगे, यूट्यूब पे 15 लोग हैं जो इसको बता चुके हैं। तो ये जो एक्सेस इनको मिल गया ना, ये बाकी मतलब इनका वेटिंग को खत्म कर दिया और सीखने का ललक को खत्म कर दिया, प्रॉब्लम से जूझने को खत्म कर दिया है। सेम में ही, पहले हम लोग जब कृष्णा पाठक सर के पास जाते थे तो वो अगले दिन जाते थे, उससे पहले खूब कोशिश करते थे, 4-5 बार उसको कोशिश करते थे, ट्राई करते थे, वो थ्योरम फिर से पढ़ते थे, शायद कुछ गलत ना हो रहा हो। लेकिन अभी क्या है, बच्चे दोबारा प्रयास नहीं करते, एक बार गलत हुआ, चीजों को सीधे गूगल कर लेते हैं। अब तो टीचर भी व्हाट्सएप पे डायरेक्टली अवेलेबल है, या फिर टीचर से डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो वो खुद से जो प्रयास करने का जो चीज है वो खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। तो अमित, आगे आपके तरफ से और कुछ जो ऐड करना चाहते हैं जो हम लोग हमसे छूट गया हो इस चैट के दौरान? नहीं, बस वही कहेंगे कि जो भी लोग हैं वो अपने इनकम पे सही समय पे टैक्स दे, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयर के बारे में ही बात करूंगा। है आपकी ड्यूटी है, हर लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है और फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप टैक्स दें, इस देश के निवासी होने के नाते सही से और ईमानदारी से, और आप लोगों को जरूर इनकरेज भी करें टैक्स देने के लिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 70% से कम लोग ही रिटर्न फाइल, 1% ही लोग रिटर्न फाइल करते हैं, उससे कम लोग 1% लोग रिटर्न देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित, इस सीरीज में रिक्वेस्ट करेंगे आपसे भी कि अगर इस तरह के लोग हो जो आपसे जुड़े हो, जो जिनकी कहानी हम ला सकते हैं, जो डिफरेंट फील्ड से हो, जिनको हम जोड़ सके ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस तरह के लोगों को कांटेक्ट में लें, अपने कांटेक्ट में लें। और ये ओपन है, अगर आप किन्हीं को जानते हैं तो बेटर होगा कि आप उनसे इंटरव्यू लें, हम ये प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करवा देंगे। और इससे क्या होगा कि वो लोग आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा सभी को। इसी तरह से ये सीरीज शुरू किया था हम लोगों ने। और कुछ हमारे पेज के लिए आप भी इनपुट दे सकते हैं, और इस सीरीज में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो बता सकते हैं। अंबर, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब एक्चुअली। अभी हमारे दोस्त में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग जगह पे हैं, और अपने अपने लाइफ में बिजी है, वो चाहते हैं इस तरह की चीजों को करना, शेयर करना, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लोग नहीं मिलते, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन तुमने जो शुरू किया है वो हैट्स ऑफ टू यू, और काफी अच्छा मतलब जा रहा है,
और जैसे भी हो, जैसे भी तुम कहोगे, मैं कोऑपरेट करने के लिए ऑलवेज रेडी। बिल्कुल। तो अमित, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग इसको खत्म करते हैं यहाँ पे, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग। और एक रिक्वेस्ट है अमित, जाने के पहले कि आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा है उसमें आज जो चीज जो एजुकेशन से हम लोग जो थोड़ा हो गया है, प्रोफेशनल की तरफ लोग जा रहे हैं, जल्दी से एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब लेना है, पैसे कमाना है। तो ऐसे में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ रिसर्चेज बहुत कम होते हैं, जहां पर लोग रिसर्च में बहुत कम जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में जो हमारे गेस्ट होंगे, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो पीएचडी कर रहे हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर से, ट्रिपल आईटी जो ग्वालियर में है वहां से नैनो साइंस में वो पीएचडी कर रहे हैं, उनको लेकर आएंगे और फिर उनसे जानेंगे कि हायर एजुकेशन लेना कैसा रहा, घर में किस तरह से वो लोग बैरियर्स थे, कि लोग हमेशा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी सेटल हो जाएं, काम करें। आजकल के हम लोग 28-29 क्रॉस करने वाले हैं, ऐसे में तो नेक्स्ट एपिसोड उनके साथ होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस थिंग्स, और जल्दी कल से परसों तक उसका पोस्टर भी आ जाएंगे और फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो वही था अमित, नेक्स्ट एपिसोड के मैंने बताया, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों तक इसको पहुंचाएं और कुछ लोगों को जोड़े हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। ठीक है अमित, थैंक यू वेरी मच।